नमस्कार देवताओं, स्वागत है आपका ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री के एक और नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम इस्लाम धर्म में जाटों के वर्णन पर चर्चा करने वाले हैं। इस्लाम में जिन जाटों का जिक्र मिलता है वह खास तौर पर सिंध और पंजाब के जाटों के बारे में मिलता है, जिनको अरबी भाषा के अनुसार ZUTT यानी जट कहकर संबोधित किया गया है। जाटों की वीरता से प्रभावित होकर अरबी और ईरानी शासकों ने सिंध के जाटों को अपनी फौज में भी भर्ती किया था और अपने साथ अपने देश भी ले गए थे, जिस वजह से बाद में अरब और ईरान के कई इलाकों में जाटों ने कई शहर आबाद किए। तो चलिए देखते हैं जाटों के बारे में इस्लाम में क्या लिखा है। इस्लाम में जाटों का सबसे पहले वर्णन किताब अल तिजान में मिलता है, जिसमें जाटों की शारीरिक संरचना का जिक्र किया गया है, जिससे पता चलता है कि 6ठी शताब्दी में अरबों का जाटों से परिचय हो गया था। जाटों ने कुछ शर्तों के आधार पर फारसी साम्राज्य को हराने के लिए अरबी फौज का सहयोग भी किया था। इसके बाद किताब अल बुखाला में जाटों का जिक्र मिलता है, जहाँ अल जाहिज ने जाटों के खिलाफ हुए अरबों के युद्ध का जिक्र किया है। इसके बाद इस्लाम की 6 प्रमुख किताबों में चौथे हदीथ कलेक्शन सुनान अल तिरमिदी में भी जाटों का जिक्र मिलता है, जिसमें अबवाब अल अमथाल के चैप्टर के अनुसार अब्दुल्लाह बिन मसूद ने जो जिन पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ बथाए मक्का में देखे थे वो दिखने में जाटों के जैसे थे। इसका मतलब ये है कि मक्का के लोग भी जाटों से भली भांति परिचित थे। फुतूह अल बुल्दान में जाटों के बारे में काफी जगह जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार ईरान के अहवाज शहर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जाटों को दी गई थी। अरबों ने भी जाटों की तारीफ करते हुए लिखा है कि जाटों ने अरबों का बहुत तगड़ा विरोध किया था। इसके अलावा सिंध के उन जाटों का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने सुल्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। बलाधरी ने जाटों के भारत से पर्शिया और फिर अरब तक आने की जर्नी के बारे में लिखा है। द लाइफ स्टोरी ऑफ जट्स एंड असाविराह हेडिंग के अनुसार सयाबिजाह जट और इंदिगार पर्शिया की फौज में सिंधी मिलिट्री के रूप में शामिल थे। उम्मयद डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर मुयावियाह ने जाटों और शियाबजियाह ट्राइब के एक समूह को सीरिया और एंटियोच के तटीय इलाकों में आबाद करवाया था और बाद में अपनी फौज में शामिल किया था। इसके बाद तारीख ए तबरी में लिखा है कि हातम बिन दबियाह ने बहराइन के कतीफ इलाके में रहने वाले जाटों को इस्लाम के खिलाफ भड़का दिया था, जिसके बाद जाटों ने मुस्लिमों के खिलाफ दबियाह का साथ भी दिया था। इसी किताब में एक जाट कवि का जिक्र भी मिलता है, जिसने बगदाद के लोगों पर अपना गुस्सा जाहिर किया है और उनको बद्दुआ दे रहा था। सही अल बुखारी के हदीथ के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब ने मिराज के हदीथ में पैगंबर मूसा को जाटों की तरह गोरा और हष्ट पुष्ट शरीर वाला बताया था। इब्न खुर्दाद बीबी ने अपने लेख में पर्शिया से लेकर सिंध तक के राजमार्ग का वर्णन करते हुए मंसूरा से लेकर मकरान तक का इलाका जाटों द्वारा शासित लिखा है। इब्न हुक्कल ने भी अपने लेख में मंसूरा से लेकर मकरान तक के इलाके को जाटों द्वारा शासित लिखा है। इब्न हुक्कल के लेख का ही फारसी में अनुवाद करते हुए उस्तुखरी ने लिखा है कि ईरान के खोजिस्तान इलाके में आबाद एक बहुत ही विकसित शहर है जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहले हिस्से का नाम है होमत अल जट और दूसरा खाबिरान। दोनों बड़े इलाके 2 नदियों के किनारे बसे हुए थे। उस्तुखरी ने भी दोबारा यह मेंशन किया है कि मंसूरा से लेकर मकरान तक का इलाका जाटों का देश है। किताब अल तनबीह में उन जाटों का जिक्र मिलता है जो ससानिद साम्राज्य की फौज में भर्ती थे। जाट कवि ने खुद के लोगों को भारत से संबंधित बताया था। इनके बाद महमूद अल कसगरी ने अपने टाइमलाइन के अनुसार दुनिया का नक्शा बनाया, जिसमें उसने पंजाब के इलाके को बिलाद अल जट नाम से संबोधित किया है। मैं आपको इस नक्शे का इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ। बिलाद का मतलब होता है देश, बिलाद अल जट का यहाँ मतलब है जाटों का देश, यानी पंजाब जाटों का देश था। लिसान अल अरब में वर्णित है कि जब जाट अरब के पूर्वी इलाकों में आबाद हुए थे तब उनके द्वारा यूज की जाने वाली चीजें अरबों में फेमस हो गई थी। उस वक्त जाट एक खास तरह की हेयर स्टाइल रखते थे जिसे कली कहा जाता था। इसी किताब में एक कवि का बयान भी दर्ज है, जिसके अनुसार जाटों ने कबीलाई लड़ाई में बानो तमीम का साथ दिया था। मजमा अल बहराइन में लिखा है कि खलीफा अली जब बसरा को जीतकर आराम कर रहे थे तब लगभग 70 जाट उनसे मिलने पहुंचे थे। जाटों ने अपनी भारतीय भाषा में खलीफा अली से कहा, अल्लाह बसरा के लोगों पर कहर बरसाएंगे, यहाँ कोई और मुखिया नहीं है, बस आप हो। इसी लेख के अनुसार हदीथ में लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने जाटों से प्रभावित होकर अपने बाल उनकी तरह कटवाए थे। इससे पता चलता है कि जाटों ने अपनी भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति को विदेश में भी प्रिजर्व करके रखा था। यहाँ मैंने कुछ सोर्स ऐसे दिखाए हैं जहाँ ZUTT करके लिखा मिलता है, तो हो सकता है कुछ भाइयों का यह सवाल हो सकता है कि ZUTT वाली स्पेलिंग का जाटों से क्या संबंध है। तो ऐसे ही मैं कुछ बकवास तो नहीं कर रहा। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि ZUTT से जाट कैसे बन गया, यह मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं आप दिखाता हूँ कि किस आधार पे ZUTT को जाट बताया गया है। इब्न मंजूर द्वारा लिखित
लिसान अल अरब के आधार पर इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ हदीथ इन लिटरेचर लेख में मोहम्मद इसाक ने साफ तौर पे लिखा है कि अल जट का मतलब है द जट्स। लिसान अल अरब एक अरब की सबसे पुरानी और इम्पोर्टेंट डिक्शनरी है जिसे सभी इस्लामिक स्कॉलर्स द्वारा सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। द इंडियन जर्नल ऑफ अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज में भी अरबी कथनों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए जाट नाम ही मिलता है। दरअसल ZUTT को जट ही प्रोनाउंस किया जाता है, मगर जिन ईरानी और अरबी ट्रांसलेटर्स ने अरबी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया उन्होंने जे की तरह जेड और ए को यू कह के संबोधित किया है। आज भी पाकिस्तानी पंजाब के जाटों द्वारा जट को JUTT और JATT दोनों तरीके से लिखा जाता है। एक उदाहरण के लिए सामान्य अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करके समझाता हूँ। जिस प्रकार जेब्रा शब्द में जेड को जय की तरह प्रोनाउंस किया जाता है और जस्ट शब्द में यू को ए कह के प्रोनाउंस किया जाता है। यह सामान्य उच्चारण रिलेटेड बातें हैं, अगर कोई इनको भी नहीं समझ पाता तो वह गंवार ही कहा जाएगा। कई जाट भाई अनजाने में JUTT लिखकर उसको जुट प्रोनाउंस करते हैं, जबकि यह गलत है। JUTT को भी जट ही बोला जाता है, जुट जैसा कुछ नहीं होता। इस वीडियो में हमने सिर्फ इस्लामिक रिकॉर्ड्स में जाटों के मेंशन के बारे में चर्चा की है। जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उसमें हम जाटों ने जिस प्रकार अरबों के खिलाफ युद्ध लड़े थे उनके ऊपर चर्चा करेंगे।